आवारगी विद दानिश के नए सेगमेंट लेक्चर सीरीज फॉर सीकर्स मशाहिर की कहानी सफदर इमाम कादरी की ज़बानी में आप सबका खैर मकदम। सारी दुनिया में आबाद मेरे करम फरमाओं दोस्तों, शागिर्दों और अजीज़ों को और फैंस को जावेद दानिश का कनेडियन आदाब, मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती है। यह हमारी खुशबख्ती है कि जश्न अलीगढ़ सदी सिलसिले में प्रोफेसर सफदर इमाम कादरी, सर सैयद और उनके रुफ़क़ा पर खुसूसी मकाले पेश कर रहे हैं। आज इस सिलसिले की छठी किस्त मौलाना मोहम्मद अली जौहर पर है। आइए सफदर साहब को दावत सुखन दी जाए। वेलकम टू आवारगी विद दानिश। क़िबला सफदर साहब, आदाब। आदाब। जी जनाब, अब आप के हवाले। हाँ, शुक्रिया जावेद दानिश साहब। यह हुस्न इत्तफाक है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 100 साला जश्न के सिलसिले से, सर सैयद और उनके रुफ़क़ा के सिलसिले से एक तफसीली प्रोग्राम आवारगी विद दानिश में कायम हुआ। ये प्रोग्राम सर सैयद के यौम विलादत 17 अक्टूबर से शुरू हुआ और सर सैयद, फिर अकबर इलाहाबादी, शिबली नोमानी, नज़ीर अहमद और अल्ताफ़ हुसैन हाली पर अब तक हमने गुफ्तगू की है। जो दोस्तों के, माहिरीन के रिस्पॉन्स मिले हैं, उससे इस बात की खुशी है कि जावेद दानिश साहब ने और मैंने मिलकर जो ये ख्वाब देखा था कि सर सैयद और उनके रुफ़क़ा के हवाले से एक संजीदा गुफ्तगू का सिलसिला कायम किया जाए, तो उसे लोगों ने पसंद किया और उस पर ख़ास तवज्जो दी जा रही है। आज छठा मरहला है और छठे मरहले में हम मौलाना मोहम्मद अली जौहर को याद कर रहे हैं। आप जानते हैं कि अब तक हमने जिन लोगों को याद किया वो सब के सब अदीब और शायर थे। वो नक्काद थे, वो मुहक्किक थे और उर्दू के बड़े लिखने वालों में से थे। अब ये जो छठा मरहला है, इसमें हमने फोकस बदला है। हरचंद मोहम्मद अली जौहर शायर भी थे और उनका एक शेर तो ज़बान ज़दे ख़ास व आम है, मगर उनकी बुनियादी हैसियत शायर की नहीं है। वह एक सियासी कायद की है और उसी के साथ साथ एक बड़े सहाफ़ी की है। उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों ज़बानों के सहाफ़ी की है। तो यह एक मुख्तलिफ़ किस्म की शख्सियत हमें मिलती है। इन्हें सर सैयद के रुफ़क़ा में आप गिनें, सर सैयद के दबिस्तान के फ़ारिग में उन्हें आप चुनें, या उन लोगों में जिनकी तामीर व तश्कील में सर सैयद के इदारे का हिस्सा है, सर सैयद का खुद हिस्सा है, सर सैयद की ज़िंदगी में उन्होंने वहाँ तालीम हासिल की। तो इस वजह से एक कंटिन्यूटी भी देखने का मौका मिलेगा कि सर सैयद ने जो गुलशन कायम किया, जो बाग तैयार किया, सजाया, तो उसके जो गुलबूटे निकलने लगे उन्हीं के ज़माने में वह कैसे थे और किस तौर पर थे। तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर को याद करते हुए यह हमारे जहन में बात होनी चाहिए कि उनकी शमूलियत इस फहरिस्त में इस वजह से। मकाला मुलाजा हो। मदरसा अलीगढ़ ने कौम के जिन जयालों को अपनी मखसूस तालीम व तरबियत के बाद कौम व मिल्लत के लिए तैयार किया, उन इब्तदाई फर्जंदों में मौलाना मोहम्मद अली जौहर नुमाया किरदार के तौर पर हमारे सामने आते हैं। 1898 में महज 20 बरस की उम्र में वह ग्रेजुएट हुए थे। उस जमाने के मुल्क के सबसे कम उम्र ग्रेजुएट के तौर पर उनकी पहचान कायम हुई। बरतानिया में तकरीबन 4 बरस तक आला तालीम के लिए मुकीम रहे। अंग्रेजी और उर्दू में 2 अखबारात शाये किए। तुर्की के तिब्बी मिशन पर गए। खिलाफत कमेटी के वफ्द के साथ इंग्लिस्तान गए। 1928 में फिर सफर यूरोप के मिशन पर निकले। हिंदुस्तान में बार बार जेल और नज़रबंदी के मजालिम कबूल किए।
1930 में फिर गोलमेज कॉन्फ्रेंस के लिए बरतानिया पहुंचे, जहां आज़ादी की तलब के सिलसिले से एक ऐसी जज्बाती और तारीखी तकरीर की कि या तो मुझे आज़ादी दी जाए या मुझे कब्र के लिए जगह दी जाए, क्योंकि मैं अपने गुलाम मुल्क में वापस न जाऊंगा। दुनिया भी उसे सियासी तकरीर समझ रही थी कि खुदा ने उन्हें लंदन में रहते ही अपने पास बुला लिया। हिंदुस्तान से लेकर बरतानिया और फलस्तीन तक गहमा गहमी रही। इतना सब कुछ हुआ, मगर उम्र अजीज के अभी 52 बरस ही मुश्किल से पूरे हुए थे। मगर वह हिंदुस्तानी सियासत और फहमो दानिश का एक ऐसा मीनारे नूर बन गए जिनके इर्द गिर्द कौमी ही नहीं आलमी सियासत भी घूमती रही। मौलाना मोहम्मद अली ने बड़ी सरगर्म जिंदगी गुजारी। जहां रहे खूब खूब नुमाया रहे। जब तालिबे इल्म थे तो उनके होनहार होने का चर्चा था। अलीगढ़ उस वक्त सर सैयद की बराह रास्त निगरानी में नशो नुमा पा रहा था। तालीम से मुल्क के नौनिहालों को जिस मेयार की दानिश से सर सैयद फैज पहुंचाना चाहते थे, मौलाना मोहम्मद अली उसके बेहतरीन तर्जुमान बड़े। थोड़े वक्फे के लिए उन्होंने भले मुलाजमत पेशा होना कबूल किया, मगर वो खुद भी जानते थे कि वो इस काम के लिए नहीं बने थे। उन्होंने अंग्रेजी और उर्दू सहाफत को अपने ख्यालात की पेशकश और सियासी व समाजी सरगर्मियों का महवर बनाने की कोशिश की। कॉमरेड और हमदर्द अखबारात के कॉलम हिंदुस्तानी मुसलमानों की कौमी तरबियत के बड़े मराकिज बने। अवामी सतह पर मकबूलियत और खताबत की तफसील देखिए तो अंदाजा हो जाएगा कि उस दौर के कौमी रहनुमाओं में मौलाना मोहम्मद अली जौहर की कैसी शनाख्त थी। खिलाफत के दौर में मुल्क के गोशे गोशे में उनकी तकरीरों से जो एक कौमी जोश पैदा हुआ, उसने उनकी कबूलियत में भी बेइंतहा इजाफा किया। यह बात सब समझ रहे थे कि मौलाना मोहम्मद अली के बगैर हिंदुस्तानी सियासत में मुसलमानों की शराकत मुश्किल है। महात्मा गांधी भी अगर खिलाफत तहरीक का हिस्सा बने तो उसे मोहम्मद अली की शख्सियत और कारनामों का इकबाल ही कहना चाहिए। यह दुरुस्त कि मोहम्मद अली जिस तूफान की तरह हिंदुस्तानी सियासत में उभर कर आए, उस अंदाज से उसके नताइज में असर दिखाई नहीं देता। खिलाफत तहरीक भी अंजाम के एतबार से समरयाब साबित न हो सकी। मौलाना मोहम्मद अली की वफात के बाद हिंदुस्तानी सियासत का रुख हमें इस बात का यकीन बहम पहुंचाता है कि उसका रुख बदल चुका था। 1930 के बाद कौमी तहरीक के जो अहम मोड़ सामने आए, उसके रास्तों की निशानदेही पूरे तौर पर मोहम्मद अली के मुताबिक नहीं सामने आ सकी। बाज नक्कादों ने मोहम्मद अली को सियासत में उनके जोशीले और जज्बाती रंग को उनका नक्स करार दिया और दूसरे सियासी रहनुमाओं के मुकाबले उनकी नाकामियों का सबब तस्लीम किया। जिंदगी में उनके जैसे असरात थे, उनके गुजरने के बाद वैसे असरात किसी को नजर नहीं आए। इसलिए बजा तौर पर मजमूई हैसियत से उन्हें एक नाकाम सियासी कायद तस्लीम करने वाले भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। मगर मोहम्मद अली के फैजान का ये आधा सच है। उजलत में हम इसे कबूल कर लें, मगर कौमी तहरीक के सारे कामों के तनाजुर में इसे जांचना और परखना जरूरी है। खिलाफत तहरीक की एक सदी मुकम्मल हुई, इसका भी मुअर्रिखीन नए हकायक और नई रोशनियों के हवाले से तज्जिया करेंगे। हमें यकीन है कि मोहम्मद अली के हवाले से आने वाले वक्त में ज्यादा आजादाना तौर पर नताइज अख्ज किए जाएंगे। मोहम्मद अली पर बाज़ाब्ता गुफ्तगू से पहले उनकी वालदा, जिन्हें हम बी अमा के नाम से याद करते हैं, उन्हें जरा तवज्जो के साथ मुलाहजा कर लें ताकि ये समझना आसान हो सके कि मौलाना मोहम्मद अली की तरबियत किन हाथों में हुई। बी अमा अभी महज 27 साल की थीं जब उनके शौहर ने 6 बच्चों का कुंबा छोड़कर हैजे की बीमारी की नजर होना कबूल किया। मोहम्मद अली सिर्फ 2 साल के थे जब उनके वालिद रुखसत हुए। माँ ने अपने जेवरात गिरवी रखे और अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल के दरवाजे तक भेजा। शौकत अली और मोहम्मद अली बरेली होते हुए अलीगढ़ और फिर वहां से इंग्लैंड तक का सिलसिला कायम हुआ। बड़ी मुश्किलों से उन्होंने अपनी जिंदगी चलाई,
मगर बच्चों को आला तालीम की राह में कभी किसी दुश्वारी का मरहला न आने दिया। तालीम से फारिग होने के बाद बच्चे आज़ादाना तौर पर सहाफ़त, सियासत और समाजी खिदमत और बिलाखिर अंग्रेज़ों के अताबात में मुब्तला रहे। मोहम्मद अली ने जब अपनी सियासी सरगर्मियां और सहाफ़ती ताकत में इजाफा किया, उस वक्त अंग्रेज़ी हुकूमत ने उन्हें नज़रबंदी और जेल के तहाइफ पेश करने शुरू कर दिए। अली बरादरान को छिंदवाड़ा में नज़रबंद किया गया और माँ भी नाचार छिंदवाड़ा में रहने लगी। एक घरेलू औरत ने शौहर की वफात के बाद अपने बच्चों के माँ बाप दोनों का रोल अदा किया, और जब वह बच्चे सियासत के मैदान में कूद पड़ते हैं तो वहां भी पहले तो वह उनके साथ साथ मुआवनत में रहती हैं, मगर मुल्क के हालात कुछ इस तरह से बदल रहे थे जैसे बी अमा जैसी खवातीन के मैदान सियासत में आ जाने का मौका फराहम हो रहा हो। होम रूल के दौर में मोहतरमा एनी बेसेंट भी नजरबंद हो गईं। मुल्क में जगह जगह मुजाहरे होने लगे। इसी मरहले में एक अवामी जलसे में 4 अगस्त 1917 को बी अमा का खत पढ़कर सुनाया गया। यह इज्जत सिर्फ उन्हीं लोगों को मैसर होती है जिनको खुदा मुल्क और मजहब की खातिर तकलीफ बर्दाश्त करने को चुनता है। सियासी एतबार से इस खत से यह समझना मुश्किल नहीं कि बी अमा किस कदर सियासी समझ बूझ रखती थी। अब तो ये सिलसिला आगे बढ़ता है और खिलाफत के सवालों पर बी अमा के खतूत कीमती दस्तावेज साबित होते हैं। खवातीन की तहरीक आज़ादी में सरगर्म शिरकत, बिलखुसूस मुसलमान औरतों की हिस्सेदारी के लिए उनकी काविशें बेहद कीमती हैं। बेटों के लगातार जेल में रहने से तहरीक आज़ादी के कामों में जो रुकावट पैदा हो रही थी, उनका इलाज माँ ने अपनी सरगर्मियों से ढूंढ लिया। मुल्क के गोशे गोशे में वो गईं। उनकी तकारीर और उनके खतूत नुमा पैगामात के जुमले आज हमारी कौमी तहरीक के सुनहरे अबवाब हैं। अपने दोनों बेटों की कैद पर जब उन्होंने कहा कि अगर अल्लाह ने मुझे और भी औलाद दी होती तो उन्हें मुल्क कौम पर निसार कर देती। जब दोनों बेटे जेल में थे, उस वक्त एक सियासी पैगाम में उन्होंने ये बात कही थी कि हमें मोहम्मद अली और शौकत अली ही नहीं, इस बात के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि अंग्रेजी हुक्मरान गांधी जी को भी कैद कर लेंगे। उस वक्त तहरीक आज़ादी को किस कदर आगे लेकर चलना है, इसका हमें माकूल इंतजाम करना चाहिए। जंग आज़ादी के सिलसिले से ये दूरअंदेशी और मुस्तकबिल शनासी बहुत कम लोगों में थी, जो बी अमा जैसी खातून खाना के यहाँ देखने को मिलती है। यह भी याद रहे कि नवंबर 24 में जब उनका इंतकाल हुआ, सियासी हलके में जिस अंदाज से मातम किया गया, इससे उनकी तहरीक आज़ादी और में सियासी हैसियत का अंदाजा किया जा सकता है। तहरीक आज़ादी में हजारों माओं के सपूत काम आए, मगर बी अमा उन खुशनसीब माओं में से एक हैं जिन्हें अपनी 2 औलाद के साथ खुद मैदान अमल में कामयाबी के साथ मुल्क को कौम की खिदमत करते हुए पाया गया। इसलिए तहरीक आज़ादी में किसी में एक माँ की कद्द आदम शबीह उभरती है तो वह बी अमा की है। इंग्लैंड से आला तालीम हासिल करके मोहम्मद अली जब हिंदुस्तान आए तो उनकी ख्वाहिश अव्वलीन अलीगढ़ कॉलेज में दरसो तदरीस से वाबस्ता होने की थी, मगर उस वक्त अलीगढ़ कॉलेज के अंग्रेज प्रिंसिपल को मोहम्मद अली के तालिब इल्मी का दौर याद आ गया, जब वो अलीगढ़ कॉलेज में पढ़ने के साथ यूनियन की सियासी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। किसी ऐसे शख्स को उस जमाने में अलीगढ़ में कॉलेज में क्यों कर दाखिला मिल सकता था और दरसो तदरीस के लिए उसे जिम्मेदारी दी जा सकती थी। नाचार वो रामपुर में मुलाजमत के रिश्ते से बंधे और कुछ दिनों के बाद वहां से लाहदा होकर बड़ौदा में मुलाजमत अख्तियार की। उसी दौरान वो सहाफत की तरफ मुतवज्जे हुए और 1907 में टाइम्स ऑफ इंडिया बम्बई में सिलसिले मज़ामीन का आगाज किया। यहाँ से उनकी सहाफत की तरफ मुड़ने की बुनियाद पैदा हुई। उस दौर के मज़ामीन में उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत पर तंज के तीर चलाए थे। उन्होंने लिखा था कि अंग्रेज अगर हिंदुस्तानियों को सिर्फ अपना वफादार देखना चाहते थे तो उन्हें पढ़ने लिखने के लिए रागिब नहीं करना चाहिए था।
وہ مانتے تھے کہ تعلیم سے ذہنی آزادی ملتی ہے۔ کلکتے سے جب 1911 میں انہوں نے اپنا انگریزی اخبار شروع کیا، اس کے سرنامے پر انگریزی شاعر مورس کی ایک نظم کے چند مصرے چھپتے تھے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہو سکتا ہے: راست اندام کھڑے رہو، اپنے خیالات کا اظہار کرو، اپنی بات کہہ ڈالو، اس صداقت کا اعلان کرو جو تمہارے پاس ہے، جرأت سے کام لو اور ہر قدم پر امر بالمعروف کا اعلان کرتے رہو۔ صرف وہی زندہ رہتے ہیں جو باہمت اور صدق گفتار ہوتے ہیں۔ اس اخبار کا ایک بین الاقوامی تناظر تھا اور محمد علی ہندوستان، برطانوی حکومت، ترکوں اور عالم اسلام کے متعدد امور پر آزادانہ طور پر گفتگو کرتے تھے۔ ہندوستان اور مسلمانوں کے نقطہ نظر کے خلاف جو مضامین شائع ہوتے تھے ان کا برملا جواب دیتے تھے۔ یہ بھی خوب تھا کہ برطانیہ کے بعض اخبارات کے مقالات کے خلاف محمد علی اپنا نقطہ نظر پیش کر رہے تھے اور اس پر برطانیہ سے ان کے کالموں کی تعریف ہو رہی تھی۔ ان کا مشہور مضمون چوائس آف ٹرکس کے سلسلے سے برطانیہ کے ہفتہ روزہ نیو اسٹیٹسمین میں تعریفی تبصرہ شائع ہوا، مگر اس اخبار نے برطانوی حکومت پر اس بات کے لیے طنز کیا کہ آخر اسے اب تک ضبط کیوں نہیں کیا گیا۔ جنگ آزادی کے ابتدائی دور میں اخبار کامریڈ اپنے معیار اور طرز پیشکش کے اعتبار سے نہایت قیمتی صحیفہ تھا۔ اس اخبار سے مولانا محمد علی کی انگریزی دانی کا بھی شہرہ ہوا اور بعض حلقے نے تو اس زمانے میں یہاں تک لکھا کہ اس دور میں مولانا محمد علی سے بہتر انگریزی زبان کا کوئی صحافی ہندوستان میں موجود نہیں تھا۔ کامریڈ اخبار کا اثر اس وجہ سے بھی دوسرے اخبارات سے زیادہ ہوا کیونکہ برطانوی حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور ان کی زبان میں ترکی بترکی جواب دینے کا کام صرف محمد علی کے حصے میں آیا تھا۔ اردو یا کسی دیسی زبان میں جو باتیں شائع ہوتی تھیں وہ براہ راست ارباب حکومت تک نہیں پہنچتی تھیں، جبکہ کامریڈ اخبار کو یہ فائدہ حاصل تھا کہ وہ سامراج کی زبان میں سامراج مخالف باتیں پیش کرنے کے لیے اپنی خاص پہچان رکھتا تھا۔ کامریڈ کی مقبولیت کا عالم یہ تھا کہ برطانوی حکومت سے متعلق کلیدی عہدوں پر مامور افراد اس کا بے صبری سے انتظار کرتے تھے، کیونکہ اس سے وہ سمجھ سکتے تھے کہ ملک کی قرار واقعی صورتحال کیا ہے۔ وائسرائے کی اہلیہ لیڈی ہارڈنگ کی مثال سے یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ اگر کامریڈ دیر سے شائع ہوا اور وہ پرچہ محترمہ کو بروقت نہ ملا تو ان کے یہاں سے فون سے تقاضا ہوتا تھا کہ اسے جلد بھجوایا جائے۔ یہ محمد علی کے بے باک اور دو ٹوک خیالات کی وجہ سے ہی ممکن ہوا تھا۔ کامریڈ کی اشاعت کی تفصیل پر توجہ کریں اور 1911 سے لے کر 1926 تک کے دورانیے پر نظر کریں تو 15 برسوں میں وہ صرف 5 برس ہی شائع ہو سکا۔ 1911 میں کلکتہ سے شروع ہوا، اگلے سال دلی منتقل ہو گیا۔ 1914 میں گزشتہ ضمانت ضبط کر لی گئی اور نئی ضمانت کی طلب سرکار نے کی۔ محمد علی کو اخبار بند کرنا پڑا۔ پھر تقریباً 10 برسوں کے بعد 1924 میں کامریڈ دوبارہ دلی سے جاری ہوا، مگر مالی خسارے کی وجہ سے 1926 میں ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ مولانا محمد علی نے کامریڈ اخبار کے ذریعے ہندوستانی سیاست اور عام برادران وطن کے جذبات کی پرجوش ترجمانی کی اور اپنی حق پسند باتوں سے ایک دنیا کو اس بات کے لیے راضی کر لیا کہ یہ اخبار عام ہندوستانیوں کے مسائل کی پیشکش میں پورے طور پر کامیاب ہے۔ یہ بات مولانا محمد علی کو بھی معلوم تھی کہ صرف کامریڈ کے سہارے نہ وہ کوئی عوامی تحریک چلا سکتے ہیں اور نہ ان کی باتیں عوام تک پہنچ سکتی ہیں۔ اس لیے انہیں کامریڈ کے ساتھ ساتھ ایک اردو اخبار کا خیال آیا اور جون 1913 میں انہوں نے ہمدرد نام سے ایک بہترین اخبار کی بنیاد ڈالی۔ مولانا صحافت کی کاروباری دنیا کو سمجھ رہے تھے، اس لیے انہوں نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ ہمدرد ٹائپ سے شائع ہوگا۔ بعد میں یہی اس کی دیدہ زیبی کا ایک خاص سامان بنا۔
उस अखबार की मकबूलियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाना चाहिए कि थोड़े वक्फे में इसकी इशाअत 25,000 तक पहुंच गई थी। उस दौर में यह तादाद किसी उर्दू अखबार के लिए ख्वाब ही की कही जा सकती है। हमदर्द भी कॉमरेड की तरह ही निकलता और बंद होता रहा। 1915 में जब मोहम्मद अली नजरबंद हुए तो यह अखबार भी बंद हो गया। 1924 में इसकी दूसरी बार इशाअत हुई, मगर 1929 में इस अखबार को हमेशा के लिए बंद करना पड़ा। हमदर्द के कॉलम नगार और मज़ामीन लिखने वालों की फहरिस्त पर नजर डालिए तो आंखें रोशन हो जाती हैं कि उस अहद का कौन सा ऐसा बड़ा साहब कलम और साहब दानिश होगा जो इस अखबार के सफ़ात पर नुमाया तौर पर नजर ना आता हो। मौलाना मोहम्मद अली की बातों को भी पूरा हिंदुस्तान सुनना चाहता था। मुल्की और गैर मुल्की मौजू पर उनके नुक्ते नज़र से लोग वाकिफ होना चाहते थे। इस वजह से हमदर्द हाथों हाथ लिया गया। हमदर्द से मौलाना मोहम्मद अली की उर्दू जबानदानी का भी सिक्का बैठा। उनकी तकरीरों से तो लोग वाकिफ थे, मगर वो किसी भी मौजू पर नज़्म ज़ब्त के साथ अपने ख्यालात पेश कर सकते थे। हमदर्द में उन्होंने मुख्तसर तर तहरीरें भी पेश की और तवील या सिलसिलेवार मज़ामीन भी रकम किए। वो ज़बान और मौजू पर अपनी कुदरत का इजहार हर अंदाज में कर सकते थे। उनकी बातों को खवास ही नहीं, अवाम तक बड़ी संजीदगी से सुना गया। अगर खिलाफत तहरीक और मौलाना मोहम्मद अली की पुश्त पर हमदर्द और कॉमरेड न होते तो हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी के बाज़ उमूर तशना रह जाते, या ऐन मुमकिन था कि मोहम्मद अली की क़यादत उस मकाम तक नहीं पहुंच सकती थी। मौलाना की तहरीरें कांग्रेस, मुस्लिम, हिंदू, मुसलमान और हिंदुस्तानियों और साम्राज्य के बीच बुनियादी सवालों के दायरे में होती थी। अंग्रेजी हुकूमत के हर अवाम मुखालिफ फैसले के खिलाफ मोहम्मद अली ने अपनी सहाफत से बिलुमूम अवामी राय पेश की। हमदर्द के कॉलमों में उन्होंने मुसलमानों के दरमियान जो जहालत और खाना बंदियां थीं, उनके खिलाफ बार बार अपने सुलझे हुए ख्यालात पेश किए। हमदर्द में मईशत और तरक्यात के सवालों पर भी नहायत संजीदा गुफ्तगू होती थी, जिससे उस अखबार की अहमियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। उस दौरान मोहम्मद अली मुख्तलिफ जलसों में जो तकरीर करते थे, उन्हें भी तहरीरी शक्ल में हमदर्द में पेश कर दिया जाता था, जिसके सबब हमदर्द और मौलाना मोहम्मद अली के दायरे असर में भी इजाफा हुआ। मौलाना मोहम्मद अली के ख्यालात कॉमरेड और हमदर्द में तो एक ख़ास मुद्दत के दौरान ही आए, मगर उनके ज़ाती खतूत का मुताला उनके ख्यालात को समझने के लिए एक दूसरा बुनियादी माखज़ है। इस सरमाए खतूत में वो सियासतदां, कॉलम नवीस, शायर, अदीब और मुफक्किर हर रंग में हमें मिलते हैं। सैयद सुलेमान नदवी और मौलाना मसूद अली नदवी के नाम मौलाना मोहम्मद अली जौहर के बाज़ खतूत जो मारिफ में मुख्तलिफ औक़ात में शाये हुए, उन खतूत से मौलाना मोहम्मद अली की इल्मी संजीदगी का भी अंदाज़ा होता है। ज़कावत, ज़राफ़त, इल्मियत और नक़्दो तबसरा का ऐसा सलीका मंद मादा मोहम्मद अली को नसीब हुआ है जो बहुत कम लोगों के हिस्से में है। अभी तक मौलाना मोहम्मद अली के खतूत पर और उनकी अदबी शान पर बतफसील तहकीक व तनकीद का काम किसी साहब इल्म ने न किया, वरना उनके खतूत के इक़्तिबासात इस बात के सबूत के लिए काफ़ी हैं कि उनमें एक नए मोहम्मद अली और एक मुकम्मल मुसन्निफ का जलवा मौजूद है, जो उनकी सहाफ़त और कॉलम नगारी से मुख्तलिफ है। मौलाना मोहम्मद अली जंग आज़ादी के मुजाहिद के तौर पर तो मोहम्मद अली ही हैं, मगर उर्दू अदब के तालिब इल्म हरगिज़ इस बात से बेखबर नहीं कि वो सिर्फ मोहम्मद अली नहीं, बल्कि मुकम्मल तौर पर मोहम्मद अली जौहर हैं। यूं भी खुदा ने उन्हें मुख्तसर मौका दिया, दौड़ भाग, कैदोबंद और ममालिक गैर की बामकसद सियाहत में जिंदगी के शबो रोज कट गए। सहाफत की उर्दू अंग्रेजी शाहराहों पर और अवामी मंच पे अपने खतीबाना कमाल की वजह से उनके पास वाक़तन फुर्सत एक नफस कहाँ रही, मगर वो हमारी ज़बान के एक मोहतरम शायर भी हैं और नातिक लखनवी के
बड़े शायर को पहचानने के लिए एक जो पैमाना कायम किया था वो मुलाहिजा हो। है मेरा दीवाने मतबुआ वही, है मेरा दीवाने मतबुआ वही, जिस कदर लोगों को नातिक याद है। अगर इस पैमाने सिफात को तस्लीम कर लिया जाए तो वो कौन बदनसीब है जिसे मौलाना मोहम्मद अली जौहर का वह शेर याद न होगा। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। लोगों के कितने दवावीन दफन हो गए, किताबों को दीमकें चाट गईं, मगर एक मुख्तसर से सरमाए सुखन रखने वाले मोहम्मद अली जौहर का ये शेर नस्ल दर नस्ल लाखों को अजबर है। ये गजल 1919-20 के आसपास लिखी गई। उस गजल में कोई और ऐसा शेर नहीं जिसे हम इस पाए का कह सकें। इस मौजू पर 1916 की एक गजल में भी जौहर ने एक खूब शेर कहा जो उस तरह मशहूर ना हो सका। पैगाम मिला था जो हुसैन इब्ने अली को, पैगाम मिला था जो हुसैन इब्ने अली को, खुश हूं वही पैगाम क़ज़ा मेरे लिए है। जंग आज़ादी के कई ऐसे मुजाहिदीन हैं जिन्होंने बाज़ाब्ता शेरगोई की तरफ खुसूसी तवज्जो रखी। हसरत मोहानी मौलाना मोहम्मद अली के हमअसरों में हैं और उन्हीं की तरह मशक़ सुखन और चक्की की मुशक्क़त में खुद को तुरफा तमाशा करार देते रहे। हसरत को ज़रा उम्र ज़्यादा मिली और अदबी कामों के लिए वह ज़्यादा वक्त निकाल लेते थे, मगर मौलाना मोहम्मद अली को इसके लिए ज़्यादा मोहलत नहीं मिली। मगर उनकी शायरी हर एतबार से काबिल तवज्जो है और उसके मुताले के बगैर उनके मकाम मर्तबे का तय्युन मुश्किल है। मौलाना मोहम्मद अली के मिजाज में जिस शोलगी और गर्म गुफ्तारी की निशानदेही की जाती है, हमें ये बात भी मालूम रहे कि वह उस दौर का तकाजा भी था और कहीं ना कहीं मौलाना मोहम्मद अली की शायराना शख्सियत के इजहार का एक शऊर भी वहाँ वाज़े हो रहा था। वो अव्वल व आखिर शायर तो नहीं है, मगर उनके मिजाज पर शायराना रवैया हावी रहा है। उनके शायराना मौज़ूआत की तलाश करें तो ये साफ साफ नजर आएगी कि उन्होंने सिर्फ चंद नज़में कही हैं और सारा कलाम गजल के हवाले से सामने आता है। गजल की इमायत के सब कायल हैं, इशारे में गुफ्तगू और बयान की शफाफियत वहाँ अक्सर व बेशतर काबिल दाद नहीं। मौलाना मोहम्मद अली ने जगह जगह इस कैद को तोड़ने में कामयाबी पाई है और अपनी जिंदगी और अपने तहरीकी कामों से शायरी को जोड़कर एक नए रुख की तरफ हमें मोड़ दिया है। उन्हें मालूम था कि शायर की हैसियत से उनकी बुनियादी शनाख्त नहीं कायम हो सकती थी। वह सियासी कायद और उर्दू अंग्रेजी जबान के सहाफ़ी और कॉलम नवीस हैं। इसी दायरे में वो अपनी शख्सियत को उभारते रहे। तालिब इल्मी के ज़माने से शेर कहते थे, इसलिए तखल्लुस भी पैदा हो गया था। उन्होंने गंडेदार अंदाज से शेर कहे, जेल की तन्हाई में कभी कभार ज़्यादा मौक़े नसीब हुए, वरना वो हमेशा भीड़ का हिस्सा रहे। ऐसा शख्स भला मुरत्तब अंदाज में शायरी की देवी का असीर कैसे हो सकता था। मोहम्मद अली का सरमाए शेर इस बात का तकाजा नहीं करता कि उन्हें उर्दू के अजीम शुअरा के शाना बशाना रखा जाए, बल्कि हमारी तवज्जो इस बात की तरफ मबजूल होती है कि उस सरमाए शेर को उनके सियासी और समाजी कामों की धूप छांव में देखने की कोशिश की जाए। फिर भी नमूने के तौर पर उनके चंद जरूरी अशार शायकीन के लिए यहाँ पेश किए जाते हैं। कत्ले हुसैन का हम शेर पढ़ चुके। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। यह मजमून मोहम्मद अली जौहर की शायरी में बार बार आता है। दूसरे अशार देखें, रोज़े अज़ल से है यही एक मकसद हयात,
रोजे अजल से है यही एक मकसद हयात, जाएगा सर के साथ ही सौदाए करबला, जाएगा सर के साथ ही सौदाए करबला। जब तक के दिल से माह न हो करबला की याद, जब तक के दिल से माह न हो करबला की याद, हमसे न हो सकेगी इताअत यजीद की। जब तक के दिल से माह न हो करबला की याद, हमसे न हो सकेगी इताअत यजीद की। शुक्र हक है कि अभी शुक्र हक है कि अभी हक की हिमायत के लिए जान देने को है मौजूद गुलामान हुसैन। अब बाज सियासी इशारे देखें। खादी के बाद जेल का खिलत नहीं मिला, करते नहीं तमीज वो मोटे महीन की। फैज से तेरे ही ऐ कैदे फिरंग, फैज से तेरे ही ऐ कैदे फिरंग, बालों पर निकले कफस के दर खुले। जौहर न क्यों ये रस्मे कोहन जिंदा कर चलें, जौहर न क्यों ये रस्मे कोहन जिंदा कर चलें, दारो रसन के गरचे न हो बानियों में हम। यह नजर बंदी तो थी रद्दे सहर, ये नजर बंदी तो थी रद्दे सहर, दीद हाय हो शब जाकर खुले। कैद है कैदे गुलामी 2 बरस की कैद क्या, कैद है कैदे गुलामी 2 बरस की कैद क्या, देखूं कब हो खात्मा इस कैदे बेमियाद का। आशिकाना शेर मुलाजा करें। पहलू से दिल को लेके वो कहते हैं नाज से, पहलू से दिल को लेके वो कहते हैं नाज से, क्या आए घर में आप ही जब मेजबान हो। जरा गौर करें कि पहलू से दिल को लेके वो कहते हैं नाज से, क्या आए घर में आप ही जब मेजबान हो। क्या कम था हिजरे यार ही फिर उस पे रश्के गैर, क्या कम था हिजरे यार ही फिर उस पे रश्के गैर, दुश्मन को भी खुदा न करे मुब्तलाए दोस्त। मुझे इनकार वस्ले गैर पर क्यों कर न शक गुजरे, मुझे इनकारे वस्ले गैर पर क्यों कर न शक गुजरे। ज़बां कुछ और बुए पैरहन कुछ और कहती है, मुझे इनकारे वस्ले गैर पर क्यों कर न शक गुजरे। ज़बां कुछ और बुए पैरहन कुछ और कहती है। ये सुनाने की निकाली है अनोखी तरकीब, ये सुनाने की निकाली है अनोखी तरकीब, जुल्म का नाम सितमगर ने हया रखा है। ये सुनाने की निकाली है अनोखी तरतीब, जुल्म का नाम सितमगर ने हया रखा है। मौलाना मोहम्मद अली की शायरी से उनकी कादरुल कलामी और रिवायत शेर से पूरे तौर पर वाकिफ होने के सबूत फराहम हुए हैं। दारो रसन और हुस्न इश्क के मज़ामीन की यकजाई से उनके यहाँ कुछ ऐसे शेर निकल आए हैं जिन्हें हम अपनी ज़बान के सरमाए शेर में मौलाना मोहम्मद अली की अव्वलियात में शुमार कर सकते हैं। यह भी याद रहे कि तरक्की पसंदों का ज़माना अभी नहीं आया था और न ही हसरत के अशार मशहूर हुए थे। मोहम्मद अली अपने हालात ज़िंदगी पर गुजरी कैफियत को उर्दू शायरी की रिवायती इस्तिलाहों के हवाले से पेश कर रहे थे। 100 बरस बाद ये अशार हमें बेमज़ा भी कर सकते हैं, मगर इसको याद रखिए तो ये समझना मुश्किल नहीं कि मोहम्मद अली जौहर की ये ख़ास बातें हैं जिन्हें उनकी सियासी हैसियत और सहाफ़ती शनाख्त की वजह से दरकिनार किया गया, या खुद मोहम्मद अली जौहर अपनी शायराना शनाख्त के लिए कभी दावेदार न हुए। उनका भले मुख्तसर सरमाया शेर हमारे सामने हो, मगर उनके मुंतखब अशार इस पाए के हैं कि उन्हें तवज्जो से पढ़ा जाए और उनके खालिक को मोतबर शुअरा की फहरिस्त में शामिल किया जाए। गांधी का अहद आम तौर से चंपारण सत्याग्रह के बाद तस्लीम किया जाता है।
मौलाना मोहम्मद अली जौहर तो उनसे तकरीबन 9 बरस छोटे हैं। खिलाफत तहरीक में दोनों की यकजाई से हिंदुस्तानी सियासत और जंग आज़ादी की तहरीक का जो नया मुहावरा और लाहे अमल कायम हुआ, वही बाद में कौमी तहरीक का शनाख्तनामा बना और आज तक वही खैर सगालिए बर्रे सगीर के लिए पैगाम अमल है। इस एतबार से मौलाना मोहम्मद अली को याद करते हुए इस बात को संजीदगी से हमें समझना चाहिए कि उनकी ज़ात और उनके हाथों पैदा शुदा खिलाफत तहरीक हकीकत में तहरीक आज़ादी हिंद को यक रुखे होने से बचा लेती है। अब ये तय करना तो मुश्किल है कि मौलाना मोहम्मद अली न होते या खिलाफत तहरीक न हो सामने आई होती तो हिंदुस्तान की जंग आज़ादी के मौरिख के लिए और क्या क्या मामूलात बदल गए होते। मोहम्मद अली की कामयाबी यह है कि उन्होंने अमली तौर पर आज़ादी कामिल को एक मकबूल इस्तारा बनाया। हिंदू मुसलमानों की मुत्तहदा कोशिशों से आज़ादी के हुसूल का पैमाना वज़ा किया और गांधी जी ही नहीं मुल्क के दूसरे बड़े कायदीन को मुसलमानों के सवालों की तरफ मतवज्जो करने की कोशिश में कामयाबी हासिल की। मौलाना मोहम्मद अली अरब के बादशाहों पर खुले तौर पर तबसरा करते थे। सुल्तान सऊद की बुलाई हुई एक कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद अली ने बड़ी सफाई से मलूकियत और बादशाहत की मुखालफत की। मजहब इस्लाम की रोशनी में उन्होंने शख्सियत परस्ती को नापसंदीदा करार दिया और ये बताने की कोशिश की कि निज़ाम शूरा हकीकत में जमहूरी निज़ाम है। मोहम्मद अली ने इकबाल के एक शेर पर तबसरा करते हुए ये बताने की ज़रूरत समझी कि नफ्स परस्त मुसलमान बादशाहों को इकबाल ने जिस तरह कायद तस्वुर किया वह हरगिज मुनासिब नहीं था। ये मौलाना मोहम्मद अली का मखसूस और तरबियत याफ्ता मिजाज था जिसे जमहूरी तकाजे ही पसंद आते थे। हालांकि उनका खानदान जागीरदारी की बरकतों से फैज़याब था, मगर मौलाना के पैदा होने के थोड़े दिन बाद ही उनके वालिद का इंतकाल हो गया और जागीरदाराना निज़ाम से वाबस्तगी की जंजीर अपने आप ही टूट गई। दिसंबर 1928 में कुल जमाती कन्वेंशन कांग्रेस ने तलब की थी, जिसमें मशहूर नेहरू रिपोर्ट पेश हुई थी। उस रिपोर्ट में हिंदुस्तान को दर्जे 9 आबादियात अता करने की सिफारिश हुई थी। मौलाना मोहम्मद अली ने उसकी शिद्दत से मुखालफत की और ये बात वाज़े की कि मुकम्मल आज़ादी से कुछ कम हमें हरगिज हरगिज नहीं चाहिए। इससे पहले हसरत मोहानी के आज़ादी कामिल की बात सामने आ चुकी थी, मगर मौर्रखीन का एक बड़ा हल्का इस तस्वुर के लिए नेहरू को याद करता है। लेकिन अगर मौलाना मोहम्मद अली जौहर के निज़ाम फ़िक्र का जायज़ा लें तो यह बात रोज़े रोशन की तरह आया हो जाती है कि आज़ादी और जमहूरियत को मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने अपने कलेजे में मरमर कर पाला था। यह उनके दिल के इतने करीब था कि सिर्फ नेहरू रिपोर्ट से भी उन्हें बेइत्मीनानी हुई, क्योंकि वहाँ हमारी कौमी आज़ादी पर एक कदगन थी। मौलाना मोहम्मद अली जौहर इससे सिवा चाहते थे। जमहूरियत और मुकम्मल आज़ादी का तस्वुर मौलाना मोहम्मद अली जौहर की निगाह में क्या था, इसे समझने के लिए गोल मेज कॉन्फ्रेंस में दी गई 19 नवंबर 1930 की उनकी उस तकरीर को याद करना चाहिए जिस पर कुदरत ने भी लब्बैक कहा और उन्हें उनकी तलब करदा शय अता कर दी गई। आज इस वाक़े के 90 बरस हो गए, मगर ऐसा लगता है कि हमारे कानों में कोई गैबी आवाज उतर रही है। खत्म कलाम के तौर पर मौलाना मोहम्मद अली जौहर की तकरीर के चंद जुमले आप भी मुलाहजा करें। मैं आपसे दर्जे 9 आबादियात मांगने नहीं आया हूं। दर्जे 9 आबादियात पर मुझे एतबार नहीं है। मैं सिवाय मुकम्मल आज़ादी के किसी और चीज के लेने के लिए तैयार नहीं हूं। हकीकत यह है कि आज वो तन्हा मकसद जिसके लिए मैं आया हूं यह है कि मैं अपने मुल्क को उसी सूरत में वापस जाऊंगा जब ऐसी आज़ादी जिस पर आज़ादी का इतलाक हो सके मेरे हाथ में हो।
मैं एक गुलाम मुल्क को वापस नहीं जाऊंगा। मैं एक गैर मुल्क में बशर्ते कि वह एक आज़ाद मुल्क हो मरने को तरजीह दूंगा। और अगर आप हमको हिंदुस्तान में आज़ादी नहीं देंगे तो आपको यहाँ मुझे एक कब्र की जगह देना पड़ेगी। शुक्रिया। दोस्तों, इस बेश कीमत मकाले के लिए सफदर इमाम कादरी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। तकल्लुफ बरतरफ, एक दुकानदारी कमेंट ज़रूरी है यहाँ कि तमाम करम फरमाओं से इल्तिमास है कि वो हमारे यूट्यूब चैनल आवारगी विद दानिश को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें कि संजीदा गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहे और हम आपके सामने मशाहिर की कहानी सफदर इमाम कादरी की ज़बानी आपको सुनाते रहें। इस सिलसिले की अगली कड़ी 22 जनवरी मोहम्मद हुसैन आज़ाद पर होगी। फैज़याब ज़रूर हों। ये 15 रोज़ा सिलसिला अलीगढ़ जश्न अलीगढ़ सदी के सिलसिले में जारी है और सफदर इमाम कादरी साहिब सर सैयद और उनके रफ़क़ा पर खुसूसी पर्चे पेश कर रहे हैं। साथ ही ये भी नोट कर लें कि आवारगी विद दानिश का अगला सेगमेंट 16 जनवरी 2021 को हमारे मेहमान हरदिल अजीज शायर खुशबीर सिंह शाद होंगे। इसके साथ ही हमारा वक्त हुआ चाहता है एक बार फिर सफदर इमाम कादरी साहब का समीम कल्ब से शुक्रिया। दोस्तों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। खुशबाश। शुक्रिया जावेद साहब, आपका भी।